अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फाटा, आवर न्यू इकोनॉमिक फ्रंटियर। इस टॉपिक पे हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो फाटा का रीज़न है, 7 या 8 जो फ्रंटियर पे हमारे पास आज़ाद इलाके हैं, उनमें हमारी अभी तक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पाकिस्तान से नहीं है। क्या ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होनी चाहिए? क्या फाटा को पाकिस्तान में शामिल करना चाहिए? पाकिस्तानी लॉज को वहाँ पे अप्लाई होना चाहिए, या जिस तरह से 62 साल में ये इलाका चलता रहा है वैसे ही चलते रहना देना चाहिए? इस टॉपिक पे बात करने के लिए 2 इकोनॉमिस्टों को मैंने आज दावत दी है। आइए मैं उनका तारीफ़ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अयूब मेहर साहब, जो मुख्तलिफ इदारों में काम करते रहे हैं, आजकल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इस्लामाबाद में मुंसलिक हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शौकत खान साहब, जो इकोनॉमिस्ट हैं और मुख्तलिफ कंपनीज़ में और ग्रुप्स को एडवाइस करते रहें और पिछले दिनों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से फारिग में। डॉक्टर साहब, फाटा जो है ये एक ऐसा रीजन हमारे इलाके में है जो ना पाकिस्तान में है या और पाकिस्तान से बाहर भी नहीं है, और पूरी दुनिया का ख्याल ये है कि ये रीजन एक यूनिक रीजन है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, चाहे वो सोमालिया हो चाहे सूडान हो, जहाँ मुल्क ये कह सके कि जी ये रीजन है तो हमारा, लेकिन वहाँ हमारा कंट्रोल नहीं है। वहाँ से अगर कोई मिलिटेंसी होती है तो हम क्या करें, वहाँ से अगर ड्रग ट्रेड होता है तो हम क्या करें, वहाँ से अगर आर्म्स ट्रेड होता है तो हम क्या करें, क्योंकि हमारा वहाँ पे फिज़िकली हमारी वो फोर्स नहीं है कि हम जाके उनको कंट्रोल कर सकें। ये एक बड़ी अनयूजुअल सी सिचुएशन है, आजकल के दौर में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। रिसेंटली अमेरिका ने बयान दिया है कि अगर फाटा से अगर कोई इस तरह की फिर से एक्टिविटी हुई कि इंडिया पे कोई मिसाइल फेंक दे कोई, तो फिर दे विल कम एंड बम्बार्ड पाकिस्तान टू मिडिवल एज, जो 9/11 के वक्त भी हमें धमकी दी गई थी। हमारी फोर्सेस वहाँ घुसने की कोशिश कर रही हैं और काफ़ी सेक्रीफाइसेस दे रही हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल इलाके हैं और बहुत सारे एरियाज़ पे अभी उन्होंने, जैसे साउदर्न वज़ीरिस्तान विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फाटा पे कब्ज़ा भी हो गया है। My point of view is कि how you see कि should this control become permanent, or after cleaning up the bad elements we should withdraw and let things remain as it is been for last 62 years. First of all, we should not solve this problem temporarily. We need a permanent solution and permanent our existence also. और हम परमानेंटली वहाँ रहें, ये नहीं कि हम जाएं और आ जाएं। देखिए, दूसरे मुझे आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। नो, आई एम नॉट एग्री विद दिस। इंटीग्रेटेड तो शायद होंगे, हमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं चाहिए उनके साथ। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो हम नेबर कंट्रीज से बात करते हैं। हम इंडिया से इंटीग्रेशन हो सकती है, ईरान से हो सकती है। हमें इकोनॉमिक एब्जॉर्प्शन चाहिए, मर्जर चाहिए। हमें हम वो पार्ट वेरी मच पार्ट फाटा शुड बी अब्सॉर्ब होना चाहिए। इंटीग्रेशन तो है। जैसे चित्राल को आपने कर लिया, उससे अभी जो रिसेंटली हमने नॉर्दर्न एरियाज जो थे बल्तिस्तान के, उसको हमने एक तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। नॉर्दर्न बलूचिस्तान को अगर आप देख लें, यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, वेरी मच पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी, उनका डायरेक्टली पार्ट होना चाहिए। किसी सारे लॉज वगैरह अप्लाई होने चाहिए। इंटीग्रेशन की बात नहीं। मसला यहाँ पे जो है, जो कॉम्प्लिकेटेड इशू है, तो अनफॉर्चुनेटली ये उन इश्यूज़ में से है जो पाकिस्तान को वर्षे में मिले हैं। आप देखिए, जो डिफ़िकल्ट कंडीशन थी, ये ब्रिटिश एम्पायर के दौर में भी बहुत बड़ी नेगोशिएशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि ये जो रीजन्स हैं, जिसको आज हम फाटा कहते हैं, एजेंसीज कहते हैं, कि ये रीजन्स बफर स्टेट का काम करेंगी बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। बफर स्टेट के तौर पर ये होंगी। ब्रिटिश दौर में ये डिसाइडेड था, इसलिए कि अफ़गानिस्तान से जो बॉर्डर है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर है कि वो बॉर्डर डिसाइडेड नहीं था। तो उस वक्त एक डिविडेंड लाइन डिसाइड की गई, लेकिन उस डिविडेंड लाइन को इंटरनेशनल बाउंड्री के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। अच्छा, उसको कहा कि डिविडेंड लाइन है, टेम्परेरी एक सोल्यूशन है। और उसमें आप देखें तो बड़े जिगजैग्स के बाद वो एक इलाका कि ये जो एजेंसीज़ हैं 8, ये पाकिस्तान में होंगी, पॉलिटिकली पाकिस्तान में होंगी। पाकिस्तान का पॉलिटिकल एजेंट हर एजेंसी में अपॉइंट होगा, जो पाकिस्तान से लाइसेंस रखेगा। यहाँ के लोग जो होंगे
वो पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में भी जाएंगे, सेनेट में भी जाएंगे, लेकिन इसको डिविडेंड लाइन कहा जाएगा, इसको इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं कहा जाएगा। ये ब्रिटिश एम्पायर के वक्त भी ये चीज़ थी, उसके बाद भी हमने ये अडॉप्ट कर लिया। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो आई थी, ये जब हम बात करते हैं कि इसको डायरेक्टली पार्ट क्यों नहीं बना दिया गया। अच्छा, ये पूरी एजेंसीज जो हैं ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ चलती हैं, लेकिन एक गलत फहमी है लोगों में कि अगर इन एजेंसीज़ को हम समझते हैं कि अगर ये एजेंसीज़ दरमियान में ना हो तो अफ़गानिस्तान से हमारा लिंक नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। अफ़गानिस्तान से इन एजेंसियों से हट के भी बलूचिस्तान की सरहद भी अफगानिस्तान से मिलती है, वगैरह का जो एरिया, और गिलगित बिल्तिस्तान की भी सरहद अफगानिस्तान से मिलती है, अदर देन एजेंसीज भी। तो हम सिर्फ चित्राल इटसेल्फ, हाँ, हम सिर्फ फ्रंटियर या खैबर पख्तूनख्वा या एजेंसीज की बात नहीं कर रहे। हम चित्राल या गिलगित बिल्तिस्तान से भी अफगानिस्तान से हमारी सरहद है, बलूचिस्तान से भी हमारी सरहद है। 47 में भी जब इन इलाकों के फॉर्चून का क्वेश्चन था कि इनका क्या मुस्तकबिल होगा, तो बड़ा क्रूशियल था, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ भी नहीं किया था। 73 में जाकर के पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ किया है अफ़गानिस्तान ने, 73 तक रिकॉग्नाइज़ नहीं किया था। और अफ़गानिस्तान के पास जो रिकॉग्नाइज़ ना करने का रीज़न था वो ये फाटा था कि ये इसको डिसाइड किया जाए, डिसाइड करें, हमारा है तुम्हारा है। एग्जैक्टली। कायद आज़म का बहुत क्लियर कट मौक़िफ़ था कि ये हमारा रीजन है, लेकिन उस ज़माने में दो बहुत अहम चीज़ें थी जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कायद आज़म का विजन था, और वो उनको ये बात पता थी कि ये इलाके जो है यहाँ पे पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ये अब्जॉर्ब होने चाहिए, पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा होने चाहिए। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कायद आज़म को या लियाकत अली ख़ान को या बाद में आने वालों को इस चीज़ का इदराक नहीं था, उन्हें भी पता था। प्रॉब्लम ये हुई कि उस वक्त ये एक अनफॉर्चुनेट था पाकिस्तान की हिस्ट्री का कि उस वक्त जो NWFP था उस वक्त, वहाँ पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कांग्रेसी हुकूमत थी, और जब वो इलाका पाकिस्तान में आ गया चारों तरफ से, तो वो कांग्रेस की हुकूमत तोड़ दी गई। लेकिन जो कांग्रेसी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बाद में नैब के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई, और अपने रीजन के लिए उनकी कुछ डिमांड्स हमेशा से रही हैं। ये एक बात चल रही थी पख्तूनख्वा के प्रोविंस की। दूसरी तरफ इससे भी जो ज़्यादा सख्त इशू था, वो जो ये फाटा का इलाका था एजेंसीज़ का, ये तो NWFP का हिस्सा नहीं था, लेकिन इनका एक मुकामी लीडर फ़कीर एपी के नाम से एक बहुत बड़ा किरदार सामने आता है, जो कि वहाँ का पॉपुलर लीडर भी था, और किसी हद तक उसको प्रो रिलीजियस भी समझा जाता था और प्रो इंडिया भी समझा जाता था। उसने कायद आज़म से किसी भी किस्म के डायलॉग से टोटली इनकार कर दिया था। अब यहाँ क्वेश्चन था कि किस तरह से उसको पाकिस्तान के हक़ में उनसे कहा जाए कि आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं, आप पाकिस्तान में आ गए, आप बताएं क्या मसला है, आप इंडिया का हिस्सा किसी भी सूरत में नहीं बन सकते। सही, ये उनको रियलाइज़ कराना था। तो देखिए, वहाँ इत्तेफाक की बात है कि इस पूरे रीजन में जो पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप किया गया है या हो गया है कि यहाँ पे दो एक्सट्रीम्स एग्जिस्ट करती हैं, दरमियान में कोई तीसरा मैं समझता हूँ मॉडरेट नहीं है। वहाँ जो इलेक्शन होते हैं वहाँ भी जो चेंजेस आती हैं, या तो वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट जिसको हम कहते हैं या मजहबी जमातें, या वहाँ पे वो हैं जो किसी हद तक प्रो इंडियंस कहलाती हैं, इंडिया से गुड रिलेशंस के हक़ में। ये दो एक्सट्रीम्स हैं। इन्हीं दो एक्सट्रीम्स में से किसी को यूज़ करना था। तो उस वक्त आपको याद होगा कि हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि जब कायद आज़म और फ़कीर एपी के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हो सके थे, उसने इनकार कर दिया था, तो उसके बाद कायद आज़म की नुमाइंदगी जो की थी वो एक आलिम दीन ने की थी, मौलाना शब्बीर उस्मानी, उस वक्त एक बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने जाके फ़कीर एपी से मुज़ाकरात किया और उनको इस चीज़ पर कायल किया कि आपको पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। लेकिन ये देखें, जहन में रखें, इसमें आपको रिलीजियस पार्टीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ा, रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ा, क्योंकि उनके यहाँ रिलीजियस सेंटिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, वही प्रो इंडियन उसको काउंटर कर सकता है, और कोई ये एक हमारी स्ट्रेटेजी कह लें, उस वक्त हमें अडॉप्ट करनी पड़ी। वो पाकिस्तान का पार्ट बन गए इस शर्त पर कि उनको दाखिली खुद मुख्तारी रहेगी, कंप्लीट पार्ट पाकिस्तान का होंगे। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी तो नहीं बना सकते, अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, पाकिस्तान की करेंसी होगी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पाकिस्तान की होगी, लेकिन वो प्रोविंस का हिस्सा नहीं होंगे, पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं बनेंगे।
उनको दाखिली खुद मुख्तारी एजेंसीज़ को दी गई। प्रॉब्लम कम्युनिटी यहाँ से शुरू होने लगी कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी में एब्जॉर्ब नहीं हो सके। दूसरा, जब आप कहते हैं कि उसको आपने अलग कर दिया है रीजन को, रीजन्स अलग होते हैं। अमेरिका में काउंटीज़ हैं, काउंटीज़ में दाखिली खुद मुख्तारी होती है, लेकिन क्यों होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि काउंटीज़ उस इलाके में जहाँ शेरिफ होता है इलाके का, काउंटीज़ की रीज़न ये होती है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स में जो तरीका है, या इवन किसी ज़माने में यूनाइटेड किंगडम में भी ये प्रिंसिपल था कि अगर कोई इलाका लिंक ना हो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन और बहुत सारे रीजन से, वो किसी पहाड़ी में बन गया है, वो इलाका डेवलप हो गया, आइसोलेट हो गया है, किसी डेजर्ट में चला गया है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इमीडिएटली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा हो। बहुत सारे मसले हैं, कोई आसमानी कोई डिज़ास्टर आ जाए तो उसके लिए लोकल्स ही को कंट्रोल करना पड़ता है, तो वहाँ पे कुछ स्पेशल अख्तियार दे दिए जाते हैं और काउंटीज़ डेवलप कर दी जाती हैं। वो दाखिल खुद मुख्तारी वहाँ पे होती है। अनफॉर्चुनेटली फाटा की जो दाखिल खुद मुख्तारी थी वो इस प्रिंसिपल्स की बेस पर नहीं थी, वो एक पॉलिटिकल रीजंस थे। लेकिन जहाँ दाखिल खुद मुख्तारी और इस तरह की आइसोलेशन होती है, एडॉप्शन नहीं होती, वहाँ एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है जो पूरी दुनिया में वैलिड होता है। पूरी दुनिया में वो रीजन जहाँ इकोनॉमिक डिसएसोसिएशन होती है, जहाँ इकोनॉमिक आप कट जाते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं होती। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंडीशन है आप कम्युनिकेशन से, ट्रांसपोर्टेशन से, टूरिस्ट की आमदोरफ्त से आप लिंक हों, लोग आपके यहाँ आते हों, आप दूसरों के यहाँ जाते हों, तो आपका रीजन डेवलप हो सकता है। अगर दूसरों का एक्सेस ही अलाउ नहीं है तो वो दुनिया के तमाम इलाके अंडर डेवलप आज भी हैं, और ये एक बेसिक इकोनॉमिक्स है, तो इस वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं। शौकत साहब, आपकी तरफ आता हूँ, ये जो फाटा का रीजन है, इस पे हम लोग अपनी हुकूमत वहाँ ब्रिटिश दौर में भी ठीक से नहीं बन सकी, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा उसके बाद जब पाकिस्तान का स्टेज आया तो उस वक्त हमारी निगोशिएटिंग कंडीशन बहुत वीक हो गई थी, क्योंकि लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी वो बहुत आपके ख़िलाफ़ थी। ये इसके अलावा आप ये बताइए कि जैसे कि अंग्रेज़ों ने और इलाक़ों में, बलूचिस्तान है, नॉर्दर्न बलूचिस्तान जो कि अफ़गानिस्तान का हिस्सा होता था, उस पर बड़ी आसानी से अमल दखल कर लिया। गिलगित पे, चित्राल पे, बल्तिस्तान पे, हर जगह वो एक उन्होंने आसानी से गए, थोड़ी सी लोकल फोर्सेस थे उसको डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद वहाँ पे अपने एजेंट्स वगैरह के ज़रिए से हुकूमत बड़े इजीली इस्टेब्लिश कर ली। ये जो पर्टिकुलर 8 एजेंसीज़ हैं, क्या इनके ट्रेंस बहुत मुश्किल थे जिस वजह से अंग्रेज़ अपनी वहाँ पे हुक्म नहीं नाफिज कर पाए, या कुछ और वजूहत थी? जैसा कि डॉक्टर मेहर साहब ने अभी बहुत एलेबोरेट तरीके से आपको समझाया कि जिस वक्त पाकिस्तान बना उस वक्त वो इलाका, ये पाकिस्तान से पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, जो पहले था वो तो अपनी जगह पे था। नहीं, तो जब अंग्रेज़ों ने क्यों डिफ्रेंशिएट किया बिटवीन फाटा एंड बलूचिस्तान? फॉर इंस्टेंस उनको प्रॉब्लम होती है। बलूचिस्तान में आप जाएँ तो ये ज़ोब का जो इलाका है वो भी वैसे ही बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, दोनों तरफ इतने बड़े बड़े पहाड़, वही पठान लोग, उसी को आप एक छोटा सा पहाड़ क्रॉस करें तो वजीरिस्तान शुरू हो जाता है। वाई वजीरिस्तान वॉज नॉट ऑब्जर्व विच इज़ ऑलमोस्ट 60% ऑफ फाटा, वाइल नॉर्दर्न बलूचिस्तान वॉज ऑब्जर्व्ड? वाई? नहीं, अंग्रेज़ों को उस वक्त भी वहाँ पे दुश्वारियाँ हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी। इसीलिए उन्होंने बोला कि इतना परेशानी उठाने के बजाय इनको बफर जोन बना दो। लेकिन उनको पैसे देते थे। आप ये बात भी हिस्टोरिकल फैक्ट को नहीं इग्नोर करें, ठीक है उनको दुश्वारियाँ हुई, लेकिन वही एडमिनिस्ट्रेटर ब्रूस जो जिसने बलूचिस्तान को सेटल किया, और आज जो बलूचिस्तान आप देखते हैं ये ब्रूस की बैरून मिन्नत है, वही वजीरिस्तान, दोनों वजीरिस्तान का रेसिडेंट भी रहा है आखिरी दौर में। और उसकी जो किताब यहाँ पढ़ी हुई है, फॉरवर्ड पॉलिसी एंड इट्स रिजल्ट, उसको अगर आप पढ़ें तो उस पर वो ये लिखता है कि वजीरिस्तान के लोग बिल्कुल तैयार थे टू गो इनटू एग्जैक्टली सेम सिस्टम एज नॉर्दर्न बलूचिस्तान। और उसका वो लिखता है उस ज़माने में, ये 1906 की बात मैं उसकी कोटेशन दे रहा हूँ, वो ये लिखता है कि 56% पीपल ऑफ दैट रीजन wanted to have similar system as in northern बलूचिस्तान। और उसने कहा है कि 10-15% लोग जो थे वो लॉलेस लोग थे, और उनको सपोर्ट करते थे कोई 15% मुल्ला टाइप के लोग,
जो कभी लॉलेस लोगों के साथ हो जाते थे, कभी वो सेटल्ड जो नॉर्मल टाइप के लोगों के। बिकॉज एक नॉर्मल आदमी तो ये चाहेगा कि वहाँ पे प्रॉपर्टी लॉज हो, वहाँ पे प्रॉपर्टी की एक प्रोटेक्शन हो, रजिस्ट्रेशन हो, इसके एक नॉर्मल स्कूल्स खुले, हॉस्पिटल खुले। एक नॉर्मल आदमी की तो यही ख्वाहिश होगी। ये 1996 में वो लिख के गया है और उसने कहा कि मैंने बार बार रिकमेंडेशन दी है। ही यूज्ड टू रिपोर्ट टू पंजाब फॉर वजीरिस्तान, वेयर एज फॉर बलूचिस्तान ही वॉज रिपोर्टिंग टू सैंडरमैन who was reporting to this गवर्नर जनरल। सैंडरमैन की गवर्नर जनरल से ऐसी वो थी, इतनी ज़्यादा उसकी स्टेटस था कि उसको जो भी मांगता था उसको वो दे देते। पंजाब गवर्नमेंट वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग और उसने रिचर्ड ब्रूस को उस ज़माने में वो सपोर्ट नहीं दी और उसके प्रपोजल्स को वो रद्द करते रहे ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स। इन स्पाइट ऑफ दैट ब्रूस एंड हिज टीम वाज एबल टू एस्टैब्लिश huge cantonment in Wana, Tank, which is like डेरा इस्माइल खान और इस रीजन के बीच में एक छोटा सा टाउन है। रैमजैक विच इज़ इन नॉर्दर्न वजीरिस्तान, जडोला। और उसके बेसिस पे ऑल्दो वहाँ के फुल वो इंटीग्रेशन नहीं हुई, ये ऑब्जर्वेशन नहीं हुई, ये 4 आर्मी के बड़े बड़े यूनिट होने की वजह से दे वर एबल टू इन्फोर्स द एग्रीमेंट्स विद द ट्राइब्स विद द टीथ। उनको पता था ट्राइब्स को कि अगर हम इसको वायलेशन करेंगे, 2-3 वायलेशन के बाद यही कंटोनमेंट से फौज निकल के आएगी, बड़ी मार मारेगी। पाकिस्तान जब बना तो आपने बड़ी आसानी से ये फ़कीर के कहने पे या नॉर्दर्न NWFP के उस ज़माने की गवर्नमेंट के कहने पे वहाँ से ये फोर्सेस हटा लिए। उसके बाद दैट एरिया बिकम कम्प्लीटली फ्री एरिया फॉर ऑल काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़। 2004 में वापस आपकी फ़ौज घुसने की कोशिश की है, आज तक हमारी स्ट्रगल जारी है। इसको आप कैसे देखते हैं? ठीक है, प्रेशर्स होंगे, लेकिन विड्रॉवल ऑफ फोर्स फ्रॉम सच ए लार्ज एरिया, वाइटल एरिया, वाज इट नॉट ए बिग ब्लंडर? यू कैन से इट वाज ए बिग ब्लंडर। आई मीन इट मेक सेंस, क्योंकि जो नहीं करने की वजह से जो रिजल्ट आपको मिला वो बताते खुद बता रहा है कि आपने वो गलती की, मगर उस वक्त उन्होंने क्यों गलती की आपको इसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। ये नहीं कि उनको नहीं मालूम था कि इसके क्या होंगे। हो सकता है कि इतना सिवियरिटी का अंदाज़ा ना हो, मगर कोहली जो कि लास्ट गवर्नर थे, ठीक है, ही हैड रिजाइन एंड ही हैड गॉन टू लंदन। जब ये हुआ है तो वहाँ से उन्होंने वार्निंग दी, लेटर्स लिखे, ये किया कि प्लीज़ डोंट डू दिस, यू आर क्रिएटिंग ए बिग मेस फॉर द होल वर्ल्ड। ही टॉक्ड अबाउट द वर्ल्ड एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। 9/11 हैड एप्लीकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी भी जो हो रहा है ये नहीं है कि आपके इलाके में हो जाएगा, नहीं, इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड होगा। वही हुआ कि आज दुनिया में किसी भी इलाके को, चाहे वो सोमालिया का कोई हिस्सा हो, चाहे वो सूडान का कोई हिस्सा हो, उसको अगर आप फ्री छोड़ दें तो वहाँ तो पूरी दुनिया के बदमाश जमा हो जाएंगे। और यही हुआ आपके इलाके में। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।